हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, जो तुम लोगों को क्लास पढ़ाई थी आज, उस क्लास पढ़ाते समय केवल एक चीज छूट गई थी, उत्प्रेरकों के सिद्धांत। ठीक है, उत्प्रेरकों के माध्यम से जो रासायनिक क्रियाओं के वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं उत्प्रेरण। ठीक है, तो उत्प्रेरण के दो सिद्धांत, एक है माध्यमिक योग सिद्धांत, दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत द्रव या गैस उत्प्रेरकों के लिए काम करता है, यानी समांगी उत्प्रेरण क्रियाओं के लिए काम करता है। समांगी उत्प्रेरकों के लिए या उत्प्रेरण क्रियाओं के लिए। अधिशोषण सिद्धांत काम करता है ठोस उत्प्रेरकों के लिए, या इसे हम कहते हैं विषमांगी जो उत्प्रेरण क्रियाएं हैं उनके लिए काम करता है। कौन? अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या है और अधिशोषण सिद्धांत क्या है? माने उत्प्रेरकों की क्रिया विधि, उत्प्रेरक किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्रिया विधि को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और अधिशोषण सिद्धांत। माध्यमिक योग सिद्धांत द्रव या गैस उत्प्रेरकों के लिए काम करता है, यानी समांगी उत्प्रेरण क्रियाओं के लिए। वो अधिशोषण सिद्धांत ठोस उत्प्रेरकों के लिए काम करता है, यानी विषमांगी उत्प्रेरकों के लिए। तो इसको आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, अधिशोषण को। अब इन दोनों को हमें देखना है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले उत्प्रेरक एक अभिकारक से क्रिया करके वो एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद को अलग कर देता है और स्वयं हट जाता है। जैसे मान लो ए और बी दो अभिकारक हैं और कोई भी एक उत्प्रेरक है के, तो पहले एक अभिकारक के साथ उत्प्रेरक क्रिया करके बनाएगा एक माध्यमिक यौगिक एक। फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा, वो उत्पाद बनाएगा, वो उत्प्रेरक अलग हो जाएगा, के अलग हो जाएगा। तो ये उत्प्रेरकों के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जैसे थे वैसे ही प्राप्त होते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एथिल एल्कोहल C2H5OH पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है C2H5HSO4 प्लस HOH यानी जल। C2H5HSO4 और जल अलग हो जाता है। तो जे अभिकारक है, जे उत्प्रेरक है, और जे जो बन गया, जे बन गया माध्यमिक यौगिक। अब जे माध्यमिक यौगिक C2H5HSO4 दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा, यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करेगा तो उत्पाद बनेगा C2H5OC2H5 बनेगा प्लस क्या, जो H2SO4 है वो अलग हो जाएगा, यानी उत्प्रेरक अलग हो गया और इसने उत्पाद बना दिया। ये बन गया डाइएथिल ईथर और उत्प्रेरक अलग हो गया। ये कहलाता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत ज्यादा सफल नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत एक तो उत्प्रेरक वर्धक और विष को नहीं समझाता है, कि क्रिया विधि को नहीं समझाता है, ठीक है, और ठोस उत्प्रेरकों यानी विषमांगी उत्प्रेरण क्रियाओं को नहीं समझा पाता है। तो ये सिद्धांत उतना सफल नहीं है। फिर आधुनिक सिद्धांत आया तो आधुनिक सिद्धांत में अधिशोषण सिद्धांत दिया गया उत्प्रेरकों की। अधिशोषण सिद्धांत क्या है? अधिशोषण सिद्धांत में ये कहा गया है कि सबसे पहले अभिकारक के अणु ठोस उत्प्रेरकों की सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए अस्थायी रूप से जुड़ जाती है और एक माध्यमिक यौगिक बनाती है, जिसे हम सक्रिय संकर भी कहते हैं। अब इस सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है अधिक, यानी माध्यमिक यौगिक की ऊर्जा होती है अधिक,
तो ये तुरंत ही ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है, वो उत्पाद में बदल जाता है और उत्प्रेरक की सतह को छोड़ देता है। इस तरह उत्प्रेरक की सतह पर एक क्रम चलता रहता है तो अभिकारक उत्पाद में बदलती रहती है। ये कहलाता है अधिशोषण सिद्धांत। तो इस तरह से दो सिद्धांत उत्प्रेरकों के हैं। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक इसका पूरा हो गया। ठीक है, अब मान लो जिन स्टूडेंट्स ने मान लो आज क्लास अटेंड नहीं कर पाई या जिनकी समझ में चीजें नहीं आ पाई, ये तो सब सिंपल चीजें हैं ही। ठीक है, तो उन चीजों को भी तुम लोग चाहो तो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा देख सकते हो कि जैसे आज हुआ था अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषक, ठीक है, विशोषण, अवशोषण और शोषण, ये टर्मिनोलॉजी थी थोड़ी सी। तो अधिशोषण जो अपन पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो सतह रसायन है, तो सतह रसायन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, माने सतह पर होने वाली क्रिया है, घटना है। क्या है, अब सतह होती है ठोस और द्रव्य, तो जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ भी ठोस की हो सकती हैं, द्रव की हो सकती हैं या गैस की हो सकती हैं, और उस ठोस या द्रव की सतह पर अस्थायी रूप से जुड़ जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जो केवल सतह पर होती है। जैसे हमने इसके शेष बोर्ड पर लिख दिया, तो जी जो लिख रहे ये अधिशोषण की क्रिया हो रही है। इस बोर्ड की सतह पर ये स्याही चिपक रही है, तो चिपकना शब्द यूज नहीं करेंगे, इसको अपन कहेंगे अधिशोषित हो रही। ठीक, तो अब इस सतह पर जिस पदार्थ का अधिशोषण हुआ है वो कहलाता है अधिशोष। जैसे कि स्याही इस पर चिपकी है, तो स्याही क्या है, अधिशोष। और जिस सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है वो कहलाता है अधिशोषक। जैसे बोर्ड की सतह क्या है, अधिशोषक। ठीक है, अगर मान लो इस पर जी लिखा हुआ है, तो जी जिस स्याही से लिखा हुआ है वो स्याही क्या है, अधिशोष, और इस डस्टर की सतह क्या है, अधिशोषक। तो जब अधिशोषक से अस्थायी रूप से जुड़ जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण। और अगर हम अधिशोषक को अधिशोषक से अलग कर दें, जैसे हमने इसको मिटा दिया, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, विशोषण। अधिशोषक को अधिशोषक से हटाने का प्रोसेस कहलाता है विशोषण, यानी अधिशोषण की उल्टी क्रिया, अधिशोषण के विपरीत प्रोसेस को क्या कहते हैं, विशोषण। ठीक, फिर है अवशोषण। अवशोषण क्या है, अवशोषण पृष्ठ के अंदर तक होने वाली घटना है। जब किसी ठोस या द्रव की सतह के अंदर तक अन्य पदार्थ के कण चले जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण। ठीक है, और शोषण क्या है, जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं होती हैं, वो कहलाता है शोषण। ऐसी क्रिया जिसमें अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो। तो इसका उदाहरण जैसे बताया था रसगुल्ला। रसगुल्ला में शीरा जो रहता है वो रसगुल्ला के ऊपर भी रहता है, अंदर भी रहता है। तो जो ऊपर शीरा चिपका हुआ है रसगुल्ला की, यानी उसका अधिशोषण होगा, और जो अंदर तक चला गया रसगुल्ला की, उसका अवशोषण होगा। ठीक है, तो जी उदाहरण तुम लोग याद रख सकते हो, इनकी अर्थ याद रख सकते हो। फिर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय क्रिया है, सतह पर होने वाली क्रिया है। अवशोषण सतह के अंदर तक होने वाली क्रिया है। ठीक है, अधिशोषण का प्रारंभ में वेग अधिक होता है जो धीरे धीरे कम होता जाता है। अवशोषण का वेग प्रारंभ से अंत तक समान रहता है।
ठीक है। अधिशोष पदार्थ को अधिशोषक से आसानी से अलग किया जा सकता है। माने अधिशोषण क्रिया में जो अधिशोष जो पदार्थ चिपक गया उसे हम आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन अवशोषण की क्रिया में जो सतह के अंदर तक पदार्थ चला गया है उसको हटाने के लिए विशेष विधियों, बाष्पन, क्रिस्टलन जैसी विधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अंतर याद रख सकते हैं। फिर वो अधिशोषण के गुण, अधिशोषण के गुण हैं। तो गुण में जी शब्द याद रखना है, स्वतः ऊष्माक्षेपी, पृष्ठीय, एंट्रोपी में कमी, एंट्रोपी में कमी और मुक्त ऊर्जा में कमी होने वाली क्रिया है। जी 5 शब्द हैं, इनसे 5 गुण बनेंगे। अधिशोषण, स्वतः, ऊष्माक्षेपी, पृष्ठीय, एंट्रोपी में कमी और मुक्त ऊर्जा में कमी होने वाली क्रिया है। एक लाइन में हो गए। अब इनके 5 पॉइंट बनाएंगे। अधिशोषण एक स्वतः होने वाली क्रिया है, अपने आप होती है अधिशोषण क्रिया। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, माने अधिशोषण जब होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जो सभी सतहों पर होती है। ठीक है, अधिशोषण होने पर निकाय की एंट्रोपी में कमी आती है। अधिशोषण में एंट्रोपी के मान में कमी आती है क्योंकि कण व्यवस्थित होते जाते हैं। अधिशोषण होने पर उसमें निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, उसका मान निगेटिव होता है। तो ये 5 अधिशोषण के तुम गुण याद यानी विशेषताएं कर सकते हो। अधिशोषण की के क्या अनुप्रयोग है, क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या उपयोग है। तो अधिशोषण की क्रिया के द्वारा हम कठोर जल को मृदु कर सकते हैं। ठीक है, जल को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं। जो वनस्पति तेल है, शक्कर है, पेट्रोलियम है, इनके रंग और गंध को साफ कर सकते हैं सक्रिय चारकोल मिलाकर। उत्प्रेरण की क्रियाओं में इनका उपयोग होता है, अधिशोषण क्रिया का। गैस मास्क बनाने में उपयोग होता है, वातावरण से नमी को हटाने में, अक्रिय गैसों को अलग अलग प्राप्त करने में, जी इनके अनुप्रयोग है। ठीक है, फिर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण होता है। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक से दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा जुड़ा रहता है। जब अधिशोषक के साथ दुर्बल बंधों के द्वारा जुड़ा हो तो वो कहलाता है भौतिक अधिशोषण। और जब अधिशोषक के साथ प्रबल रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ा हो तो वो कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, माने भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक को अधिशोषक से हम आसानी से हटा सकते हैं क्योंकि दुर्बल बंध बनते, ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष है, जो पदार्थ चिपका है, उसको सतह से हटाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रबल रासायनिक बंध बने हैं। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की केवल एक बहुपरत यानी बहुत सी परतें बनती हैं। पहले एक परत, फिर दूसरी परत, तीसरी परत, कई परतें बनती हैं। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की केवल एक परत बनती है। भौतिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें प्रबल बंध नहीं होते। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध बनती है। ठीक है, जो भौतिक अधिशोषण है जिस स्वभाव से उतना विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण स्वभाव से अत्यंत विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल होता है। रासायनिक अधिशोषण की जो अधिशोषण ऊष्मा उसका मान 40 से 400 केजी होता है, किलो जूल होता है। इस तरह के इन दोनों में अंतर याद रख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। फ्रेंडलिक ने अनेक गैसों का, ठीक है, ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है, इसका अध्ययन किया। तो उस पर उन्होंने ताप और दाब कि अगर ताप बढ़ा दो या दाब बढ़ा दो या इन्हें घटा दो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया। वो एक समीकरण दिया।
जो कहलाता है x अपॉन m बराबर k p की घात 1 अपॉन m। ये फ्रेंडली अधिशोषण समतापी समीकरण कहलाता है। इसमें x क्या है? अधिशोषक की मात्रा, जो गैस अधिशोषित हो रही है, जो चिपक रही है। m क्या है? अधिशोषक की मात्रा। k कांस्टेंट है, स्थिरांक है, n भी स्थिरांक है। इसमें इसका मान 1 2 3 कोई पूर्णांक हो सकता है। और p क्या है? दाब। ठीक है। अगर विलयनों का ठोस पर अधिशोषण होता है तो उसमें p की जगह c हो जाता है। x अपॉन m बराबर k c की पावर 1 अपॉन m, जहां पर c क्या है? विलय का सांद्रण यानी मूलक सांद्रण। ठीक है। इतना। फिर उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम या अधिक कर देते हैं। उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। जी अपनी उपस्थिति अभिक्रिया की वेग को घटा भी देते हैं और बढ़ा भी देते हैं। फिर उत्प्रेरक के प्रकार भी थे कि उत्प्रेरक कितने प्रकार की होती है। तो उत्प्रेरक के प्रकार में तुम लोगों को बताया था कि उत्प्रेरक के प्रकार के लिए वो एक शॉर्टकट बताया था, वो याद रख लेना। धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। ठीक है। स्वोत्प्रेरक जब अभिक्रिया से उत्पन्न कोई पदार्थ उत्प्रेरक का काम करने लगता है तो उसे कहते हैं स्वोत्प्रेरक। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती है तो उसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है। जब अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो तो वो कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। और अगर एक समान नहीं है तो वो कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। जो उत्प्रेरकों की शक्ति को बढ़ाने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं वे उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है। और जो उत्प्रेरकों की शक्ति को नष्ट करने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं वे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन है और इनके उदाहरण याद रख सकते हो। उदाहरण के द्वारा तुम्हें रिएक्शन जो उसकी परिभाषा है वो समझ में आ जाएगी, जो हमने तुम्हें नोट्स में भेज दी। और सुबह ऑनलाइन भी एक घंटे पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था। अब जिन स्टूडेंट्स ने मान लो आज पहला दिन था ज्वाइन नहीं कर पाई तो भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना विलयनों के ऊपर आधारित और खास तौर से कोलाइड के ऊपर आधारित है। अब पूरा चैप्टर इसी में चलेगा, कोलाइड विलयन के ऊपर आधारित। ठीक है।